दिस इज विशु इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क करता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो अपने फूड को गेन करते हैं उसमें जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़कर, और जो अपने उससे एनर्जी गेन करते हैं यानी कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन और भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा, वो क्या कहलाता है? पाचन यानी डाइजेशन। अब हम जानेंगे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 5 भागों में बांटा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 भागों में बांटा गया है। तो वो भाग कौन कौन से है? सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण, दूसरे नंबर पे पाचन, तीसरे नंबर पे अवशोषण, चौथे नंबर पे आएगा स्वांगीकरण, और 5वें नंबर पे आएगा मल परित्याग। तो भोजन को पचाने के लिए उसे सबसे पहले हमें ग्रहण करना पड़ेगा, और जो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया वो क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। यानी कि अंतर यानी कि अंदर, भोजन को अंदर लेना। भोजन को अंदर लेना वो क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। उसके बाद में आता है पाचन। जो अपनों ने भोजन को ग्रहण किया है उसमें जो जटिल अणु है उनको सरल अणुओं में विघटित करने की क्रिया वो क्या कहलाएगी? पाचन, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और अवशोषण में क्या होता है? जो अपना भोजन है वो सरल अणुओं में विभक्त होने के बाद जो शरीर में रुधिर वाहिनियों द्वारा ग्रहण कर लिया था वो क्या कहलाता है? अवशोषण। और स्वांगीकरण, रुधिर वाहिनियों द्वारा जो भोजन में जो उपयोगी पदार्थ है उनका अवशोषण हुआ है उसको शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना वो क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। तो जो अपचित भोजन होगा उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया वो क्या कहलाएगी? मल परित्याग। तो अब हम जानेंगे पाचन के बारे में विस्तार पूर्वक। पाचन, अब पाचन को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें एक आती है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी आते हैं उसमें पाचक ग्रंथियां। आहार नाल वो होती है जहां से भोजन होकर गुजरता है। तो सबसे पहले आती है उसमें मुख, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में खाद्य नली, उसके बाद में आती है छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत, और अंत में आती है एनस या जिसे क्या कहते हैं? गुदा। और पाचक ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं वो क्या कहलाती हैं? पाचन ग्रंथियां। और सबसे पहले उसमें आती है लार ग्रंथि, दूसरे नंबर पे उसमें आता है यकृत, आमाशय और अग्नाशय। ये विभिन्न भाग हैं जो अपने भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये वो ग्रंथि हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं आहार नाल में मुख से। मुख से पाचन है वो कैसे प्रारंभ होता है? जो अपने भोजन है उसको गेन करेंगे, यानी अपने जो भोजन है ग्रहण करेंगे मुख द्वारा। मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाएगा
तो इसमें जो भोजन के जो जब अपने भोजन को चबाएंगे दांतों की सहायता से, तो इसमें होती है लार ग्रंथि, मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है, लार रस। लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है। अब इस लार रस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, H2O यानी जल, म्यूकस और टाइलिन एंजाइम। तो जल और म्यूकस का कार्य क्या होता है, जो अपने भोजन ग्रहण किया है उसको मुलायम बनाना, जो आसानी से पाचित हो सके। और जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो CHO या कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करता है टाइलिन एंजाइम, शर्करा में, शर्करा या माल्टोस। यानी भोजन का पाचन है वो सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होता है, वो होता है मुख गुहा से, मुख से। और उसके बाद में अपने अब जो अपनों ने भोजन ग्रहण किया वो माउथ से जाएगा फेरेंक्स में। फेरेंक्स और ईसोफेगस में वो भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, और फेरेंक्स में ओनली भोजन है वो फूड पाइप या ईसोफेगस में आ जाता है। फेरेंक्स के साथ में ट्रैकिया होती है जिसपे वाक तंतु पाया जाता है। जब अपने भोजन ग्रहण करते हैं तो वो वाक तंतु है ट्रैकिया वाले भाग पर ढक जाता है, और जिससे भोजन है वो फूड पाइप में आ जाता है। और जो अपनी खाद्य नली है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं, इसमें पेरिस्टैटिक मूवमेंट पाई जाती है। तो जो खाद्य नली है उसमें पेरिस्टैटिक मूवमेंट पाई जाती है, यानी क्रमानुकुंचन गति। जिससे भोजन है वो अप एंड डाउन गति करता हुआ कहां पे आया था, अमाशय में। अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय से जठररस का स्रावन होता है। जठररस जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें अमाशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक पाई जाती है पाइलोरिक ग्रंथियां और दूसरी ऑक्सिंटिक ग्रंथियां या कोशिकाएं। तो जो जठररस का स्रावन है वो कौन करती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियां। पाइलोरिक ग्रंथि होती हैं जो जठररस का स्रावन करती हैं। और जो दूसरी प्रकार की ऑक्सिंटिक सेल्स या जो ग्रंथियां होती हैं वो किसका स्रावन करती हैं, वो HCl का स्रावन करती हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अमाशय में आने वाले भोजन को अम्लीय बना देता है। और अम्लीय बनाने का एक रीजन ये भी है भी जो पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित जठररस है वो आसानी से इस अम्लीय भोजन पर क्रिया कर सकेगा, यानी बढ़िया तरीके से उसे पचा सकेगा। और जो ये जो जठररस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, इनका क्या करें, ये भोजन में आने वाले प्रोटीन्स हैं जो उनको किसमें चेंज करेगा, पेप्टोन्स में। और रेनिन है ये खासकर पाया जाता है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी इसकी जो घुलनशील कैसीन है प्रोटीन, उसको कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज कर देता है। ये जो रेनिन एंजाइम है ये छोटे बच्चों में घुलनशील प्रोटीन होती है कैसीन, उसको कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज कर देता है, जिससे वो भोजन का पाचन होता है। और ये रेनिन एंजाइम है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें ये कम होने लग जाएगा। और इसमें एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है म्यूसिन।
अब ये म्यूसिन एंजाइम है, ये क्या करता है, जठर रस, जो जठर में अम्लीय प्रभाव है, जठर के अम्लीय प्रभाव को कम करेगा। यानी कि जो ऑक्सिंटिक सेल्स द्वारा जो HCl स्रावित होता है, उसके एक सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में स्रावित होने से ये जो अपने स्टमक है इसको क्षरण करने यानी क्षति पहुंचाने लगता है, जिसे अपने अल्सर बोलते हैं। तो ये जो जठर में जो HCl बढ़ जाती है उसके अम्लीय प्रभाव को कम करता है। कौन करता है? म्यूसिन एंजाइम है, वो ओनली जठर में अम्लीय प्रभाव को कम करेगा, यानी सामान्य लेवल पर रखेगा। अब उसके बाद जो भोजन है वो कहां प्रवेश करेगा? ग्रहणी में। ग्रहणी है वो एक छोटी आंत का सब पहला भाग है। ग्रहणी में छोटी आंत में 3 भाग पाए जाते हैं, ग्रहणी, जेजियम और इलियम। सबसे अंत में इलियम पाया जाता है। तो अब अपने पढ़ेंगे ग्रहणी के बारे में। जो ग्रहणी में भोजन है, अब ग्रहणी में 2 नलिकाएं आकर मिलती हैं। एक आती है पित्त वाहिनी से, पित्त वाहिनी, और एक आती है अग्नाशय से, अग्नाशय वाहिनी। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस वो अग्नाशय रस कहलाएगा, और पित्त वाहिनी से आने वाला जो स्राव है वो होगा पित्त रस। तो इसमें 2 प्रकार के रस आते हैं ग्रहणी में। एक तो आता है लीवर से और एक आता है अग्नाशय से। तो जो लीवर से आएगा वो कहलाएगा पित्तरस, और ये पित्तरस है वो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय रस उस पे आसानी से क्रिया कर सके। ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देगा। और एक पित्तरस का कार्य होता है ये वसाओं का इमल्सीकरण कर देता है। वसाओं का इमल्सीकरण यानी कि जो ये बड़ी बड़ी वसाओं के अणु होंगे उनको ये पित्तरस से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा, जिससे वसा का पाचन है वो आसानी से हो सके। और जो अग्नाशय से आने वाले जो एंजाइम है वो क्या कहलाएंगे? अग्नाशयी रस। अब इस अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सर्वप्रथम होता है इसमें ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज, तीसरा इसमें होता है लाइपेज। तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? प्रोटीन और पेप्टोन्स थे, जो प्रोटीन और पेप्टोन्स थे उसको किसमें चेंज करेगा? एमिनो एसिड्स में। जो प्रोटीन और पेप्टोन्स का आमाशय में पाचन हुआ था, उन प्रोटीन और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में चेंज करेगा। कौन करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। और एमाइलेज है वो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में चेंज, यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में वो चेंज कर देगा। और लाइपेज एंजाइम काम क्या करता है? जो ये वसाओं का इमल्सीकरण हुआ था, इमल्सीकृत वसाओं को किसमें चेंज करेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। ये जो लाइपेज एंजाइम है इमल्सीकृत वसाओं को फैटी एसिड्स और
ग्लिसरीन में चेंज करेगा। अब जो भोजन है वो ड्यूडेनम से होता हुआ यानी ग्रहणी से होता हुआ वो जाएगा आंत्र के दूसरे भाग जेजेएम में, जहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। और उसके बाद भोजन जाता है सबसे अर्धपचित भोजन वो अवस्था में जाता है इलियम में, जो ग्रहणी का अंतिम भाग है। अब जो इलियम है वो आंत्र का अंतिम भाग है, तो इसमें आंत्र रस स्रावित होता है। आंत्र से स्रावित होने वाले रस को आंत्रीय रस या आंत्र रस बोलते हैं अपने। अब जो आंत्र रस है उसमें ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। आंत्र रस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। आंत्र रस में है वो निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, माल्टेस, सुक्रेस, लाइपेस और लैक्टेस। ये जो 5 एंजाइम है वो मुख्य रूप से अंतरीय रस में पाए जाते हैं। अब इनके कार्य के बारे में देखेंगे। इरेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन और जो पेप्टोन्स, जो अंतिम प्रोटीन और पेप्टोन्स बच चुके हैं उनको इरेप्सिन एमिनो एसिड्स में चेंज करेगा। यानी जो शेष बचे हुए प्रोटीन है अर्धपचित अवस्था में, जो प्रोटीन और पेप्टोन्स बच गए हैं उनको इरेप्सिन है वो अमीनो एसिड्स में चेंज कर देगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे माल्टेस। तो ये जो है माल्टोस को 2 ग्लूकोज अणुओं में तोड़ेगा, ग्लूकोज पर प्लस ग्लूकोज। यानी माल्टेस एंजाइम है वो माल्टोस को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ेगा। और जो सुक्रेस है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। और फ्रक्टोज है वो सर्वाधिक मीठा पदार्थ है जो फलों को मिठास प्रदान करता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो इमल्सिफाइड वसाओं को इमल्सीकृत वसाओं को फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में चेंज करेगा। लाइपेज का एक ही कार्य है, इमल्सीकृत वसाओं को फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में चेंज करना। और एक बचता है अपना लैक्टेज एंजाइम। तो जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करेगा। लैक्टेज एंजाइम है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में चेंज करेगा। अब जो आंत्र का यहाँ पे अर्धपचित भोजन का अंतिम अवशोषण होता है, तो जो आंत्र होती है उसके अंदर आंत्र की आंतरिक संरचना देखने पर उसमें ये वल्य पाए जाते हैं। ये आंत्र का आंतरिक स्तर है जिसमें ये वल्य पाए जाते हैं, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, रसांकुर या विलाई। जो अर्धपचित भोजन है वो अब इन विलाई पे आकर अवशोषित होता है और ये होती है रक्तवाहिनी।
तो ये जो अवशोषित यहाँ पे जो भोजन होगा उसका अवशोषण इन विलायकों द्वारा होगा और ये भोजन है ये इन रक्त वाहिनियों में चला जाएगा, जिससे ये भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाएगा। और सबसे अंत में जो अर्धपचित भोजन है वो जो अवशोषित हो गया वो जाएगा अब इस बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो जो अपचित भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत के फर्स्ट भाग में एक तो होती है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स नामक संरचना होती है जो अपने में अक्रियाशील रहती है। ये अपने पूर्वजों में क्रियाशील अवस्था में थी और अपनों में एक ही अवशेषी अंग है। और जो सिक्कम है उसमें जल का अवशोषण होता है। और कोलोन है, कोलोन में अंतिम भोजन जाता हुआ, कोलोन में कोई कार्य नहीं है। रेक्टम में जो अपचित भोजन है वो संग्रहित होता है, ये संग्रहण का कार्य करता है। और इसके बाद में अंतिम भाग है एनस। जो अपचित भोजन होगा व्यर्थ वो एनस यानी गुदा द्वारा मल परित्याग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों